नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश की सुरक्षा से किसी भी तरह से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है। जांच एजेंसियां लगातार अपनी धरपकड़ कर रही हैं। ऐसे में कश्मीर से जो खबर सामने आई है उसने साजिशकर्ताओं को जबरदस्त तरीके का झटका दिया है और इतना ही नहीं, करोड़ों की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और देश के गद्दारों को लगातार जेल में भी ठूस रही हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से जांच एजेंसियों ने देश के खिलाफ काम करने वालों को नाको चने चबवा दिए हैं। जांच एजेंसियां लगातार देश के गद्दारों की गर्दन दबोचकर उन्हें घसीटकर जेल में डाल रही हैं और उनको संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का हंटर चल रहा है और अब ये डंडा कश्मीर में चला है। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। एनआईए ने हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में 4 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है, साथ ही नकदी भी जब्त की गई है और ये संपत्ति 2 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित है। दरअसल एनआईए की तरफ से कुपवाड़ा जिले की हंदवाड़ा तहसील में 4 आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। साथ ही यूएपीए की धारा 25 के तहत कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में आरोपी अफाक अहमद वानी का 2 मंजिला घर, आरोपी मुनीर अहमद पांडे का 1 मंजिला घर, सलीम अंद्रावी का घर और इस्लामुल हक का 2 मंजिला घर भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसमें एनआईए ने 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। आपको बता दें कि मामला हंदवाड़ा कुपवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय लश्कर और हिजबुल द्वारा हिंसक आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए नशीली दवाओं की कमाई के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में वाहनों की जांच के दौरान एक काला बैग और बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट की बरामदगी के बाद मामला दर्ज किया गया था। ये बरामदगी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की सफेद क्रेटा कार से की गई थी। कार के ड्राइवर अब्दुल मोमिन पीर से शुरुआती पूछताछ में नार्को टेरर नेक्सस के बारे में खुलासे हुए थे। इस मामले में एनआईए द्वारा विस्तृत जांच शुरू कर दी गई थी। इसके बाद कई आरोपियों के घरों में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 21 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की गई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के रास्ते भारत में मानव तस्करी से जुड़े लोगों पर भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए ने बांग्लादेश मानव तस्करी मामले में 2 फरार बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी बीते कई दिनों से फरार थे और एनआईए द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था। आखिरकार एनआईए ने इन दोनों फरार बांग्लादेशियों को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने जानकारी दी है कि बड़े पैमाने पर की गई तलाशी के बाद भगोड़े मोहम्मद साजिद, हल्दर और इदरीस को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाग रहे थे और कर्नाटक के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग की सहायता से उनका पता लगाया गया और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है। दरअसल एनआईए ने बीते साल नवंबर महीने में राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद एक रैकेट का भांडाफोड़ भी किया था। एनआईए ने जांच के दौरान पाया कि हल्दर और इदरीस भारत बांग्लादेश सीमा पर बेनापोल के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुसकर आए थे। हल्दर ने बेंगलुरु के राममूर्ति नगर में के चना सांद्रा में इकाई की स्थापना भी की थी और अपने कामों में बाकी बांग्लादेशी नागरिकों को भी नियुक्त किया था। इदरीस ने 20 से अधिक बांग्लादेशी परिवारों के लिए जमीन पट्टे पर ली थी और तंबू लगाए थे, जिनके बारे में संदेह था कि उनके द्वारा तस्करी की गई थी और इन विवरणों की पुष्टि के लिए जांच जारी है। एनआईए ने कर्नाटक स्थित कुछ व्यक्तियों के असम, त्रिपुरा और सीमा पार के देशों में मददगारों और तस्करों के साथ संबंध होने के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद 7 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया था। आरोपियों को पीड़ितों को फर्जी आधार कार्ड उपलब्ध कराने में भी शामिल पाया गया और इतना ही नहीं, भारत बांग्लादेश सीमा पर सक्रिय तस्करों पर एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है और इस पर नजर भी रखे हुए है। इससे पहले अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में भी बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत
गैर कानूनी संगठन जमाते इस्लामी JEI पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में 15 जगहों पर छापेमारी की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक NIA की टीमों ने श्रीनगर में 5 जगहों, जिसमें बड़गाम में 3, कुलगाम में 2, अनंतनाग में 1 और जम्मू में 4 जगहों पर अलग अलग संदिग्ध परिसरों पर छापेमारी की। जारी बयान में यह भी बताया गया कि गहन तलाशी के दौरान JEI और उससे संबंधित ट्रस्टों की गतिविधियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। इन उपकरणों से 20 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी बरामद की गई है। 5 फरवरी 2021 को दर्ज मामले में NIA की जांच से यह भी पता चला कि जमाते इस्लामी और उसके सदस्यों ने फरवरी 2019 में UAP अधिनियम के अंतर्गत संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखा था। NIA की जांच के मुताबिक उनके द्वारा धन मुख्य रूप से ज़कात, मौदा और बैतुल मल के रूप में एकत्रित किया गया, जो कथित रूप से स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी चैरिटी और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके बजाय उनका उपयोग हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी भी इस मामले में पीछे नहीं है। ईडी भी लगातार भ्रष्टाचारियों को शिकंजे में ले रही है और उनको घसीट कर ले जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में भी कुछ इसी तरीके का मामला देखने को मिला, जहां ईडी की टीम ने एक अपार्टमेंट में रेड मारी। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने बिहार प्रीमियर लीग के पूर्व संयोजक ओम प्रकाश तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक बिहार प्रीमियर लीग के सचिव ओम प्रकाश तिवारी के घर और ऑफिस दोनों जगह ईडी की छापेमारी की गई। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी की टीम पटना में ओम प्रकाश तिवारी के कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर विंध्यवासिनी स्ट्रीट अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कार्यालय में कागजातों को खंगाल भी चुकी है। ईडी को लेकर अपार्टमेंट के नीचे अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया। ईडी की टीम ओम प्रकाश तिवारी के ठिकानों पर महत्वपूर्ण कागजातों को खंगाल भी चुकी है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश तिवारी पर नगर निगम में अस्तित्व नाम की कंपनी बनाकर फर्जी तरीके से लाखों रुपए उगाही का आरोप है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश तिवारी ने पटना में बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओम प्रकाश तिवारी पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से पैसे की उगाही भी की है। फिलहाल ईडी की टीम छापेमारी कर चुकी है। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया हुआ है। नवंबर 2023 में ईडी ने विनय शंकर तिवारी और गोरखपुर और महाराजगंज में 72 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी। दिल्ली से आई प्रवर्तन निदेशालय की टीम लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर भी जांच कर चुकी है। इसके अलावा लोकल पुलिस की टीमें तैनात रही, जबकि बाहर ईडी की टीम भी मौजूद रही। गोरखपुर के तिवारी हाता का मुख्य गेट बंद है, जहां पर पुलिस मौजूद है। लखनऊ में अलग अलग जगहों पर 6 गाड़ियों में 10 से ज्यादा अधिकारी पहुंचे और फिलहाल अधिकारियों ने मीडिया से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि विनय शंकर तिवारी की कंपनी कंदर्प कंस्ट्रक्शन के अलावा गंगोत्री इंटरप्राइजेस, GSP इंटरप्राइजेस कंपनियों में वित्तीय अनियमितता की जांच भी ईडी कर रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी, हरियाणा के साथ ही 3 राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। दरअसल विनय शंकर तिवारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई काफी दिनों से चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 महीने पहले भी बाहुबली स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटे और गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से बसपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की करीब 73 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की थी और ये कार्रवाई विनय शंकर के साथी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड पर हुई थी। गंगोत्री इंटरप्राइजेज पर बैंक से पैसे लेकर अदा न करने का गंभीर आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की जब्त की गई प्रॉपर्टी कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और गारंटर की है। ईडी ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महाराजगंज और लखनऊ में मौजूद कुल 27 संपत्तियों को भी जब्त किया है, जिसमें खेती की जमीन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और आवासीय भूखंड के साथ साथ बाकी जगह भी शामिल है। ईडी ने ये कार्रवाई विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम का करीब 1129.44 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में की है। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस भी दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी विनय तिवारी के साथ ही कंपनी के बाकी निदेशक, प्रमोटर, गारंटर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था और बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को भी वापस नहीं किया। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। ईडी इस मामले की आगे की जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में विनय के साथ ही उनकी पत्नी रीता तिवारी और कंपनी के एक बाकी निदेशक अजीत पांडे को नामजद करते हुए दिल्ली में 19 अक्टूबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की थी और ये एफआईआर बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर की गई। बैंक ने कंपनी को दिए गए 754 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीमों ने लखनऊ के महानगर में मौजूद ऑफिस और नोएडा में मौजूद कंपनी के ठिकानों से कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की और सीबीआई ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज के एक अन्य निदेशक अजीत पांडे और एक सहयोगी फर्म रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। गंगोत्री एंटरप्राइजेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में जानी जाती है और बड़े निर्माण कार्य भी करती है, यानी लगातार जांच एजेंसियां एक के बाद एक एक्शन से अपराधियों की नाक में दम करके उनका सोना दूभर कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि अगला नंबर किसका लगने वाला है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।